मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। कराक्रम का ताजमहल लिखा हुआ है निम्रा अहमद का। आज मैं इसकी 12वीं चोटी आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। जुम्मा 26 अगस्त सन 2005। हेलीकॉप्टर सब्ज़ घास पर इसके इंतज़ार में खड़ा था। इसने उंगलियों से बालों को संवारा और इन्हें ऊंची पोनी टेल में मुक़य्यद करके बरामदे से बाहर निकल आई। इसका कैचर घर में पड़ा था। इसे गिलगित से इसी हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद जाना था। कर्नल फारूक जा रहे थे तो वो भी साथ ही चली आई। हेलीकॉप्टर के पर साकिन थे। इसके दरवाजे के करीब मेजर बिलाल खड़ा था। हैप्पी सेकंड बर्थडे मैम। इसे आते देखकर वो खुशदिली से मुस्कुराया, वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। कितना गलत समझ रही थी वो इन्हें, कितनी बदगुमान थी कि वो इसे भूल गए होंगे, मगर इन्होंने इसे नहीं भुलाया था और इसे वक्त पर बचाने आ गए थे। मैंने अपने रेस्क्यू की वीडियो देखी थी आज, मुझे मेजर खालिद ने दिखाई है। बहुत अमेजिंग काम किया है आपने, इतना मुश्किल रेस्क्यू कैसे कर लिया आपने, मैं अब तक अमेज्ड हूँ। अरे मैम, जो किया अल्लाह ने किया, पाक फ़ौज ने बस हिम्मत की। वैसे उम्मीद है अब आप मुझे बुरा भला नहीं कहेंगी। वो शर्मिंदा सी होगी। नहीं, वो दरअसल में परेशान हो गई थी। आप बेस कैंप से अचानक चले क्यों गए थे? मैम, हम फ्यूल लेने गए थे और हुंज़ा के बाहर 3 दिन मौसम ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही आसमान साफ़ हुआ हम आ गए। मगर आपने उफ़क़ अरसलान को हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं बिठाया? ये अच्छा खासा बड़ा हेलीकॉप्टर है। इसने सामने खड़े हेलीकॉप्टर की जानिब इशारा किया। ये वो नहीं है जिसने आपको रेस्क्यू किया था, आपको ठीक से याद नहीं, वो लामा था। इसमें हम अरसलान को कैसे बिठाते, वो तो बिल्कुल मच्छर था। कौन अरसलान? नहीं मैडम, हमारा हेलीकॉप्टर लामा मच्छर होता है, वो हंसा। और ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता, 3 से ज़्यादा बंदे इसमें नहीं बैठ सकते। कर्नल ज़ुबैर और मेजर आसिम ने अपनी गुलहरी अपने स्क्वारल से अरसलान को रेस्क्यू किया। इस दफ़ा राकापोशी पर हमने 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, जैसे बलतूरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए भेजते हैं। परीक्षा ने गौर से सब्ज़ रंग के हेलीकॉप्टर को देखो। हाँ, ये मच्छर तो नहीं लग रहा। अरे मैम, इसे कुछ मत कहें, ये माइंड करेगा। वो हंसती। मेजर बिलाल, ये हेलीकॉप्टर है। जैसे वो कहना चाह रही थी कि ये इंसान नहीं है। जनाब, ये शेर जवान है। इसने हंसते हुए सब्ज़ रंग की धात को थपकी दी। एनीवेज़ मेजर बिलाल, मैं मेजर आसिम से मिल नहीं सकी, उनको मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। रॉजर मैम। फिर यकदम वो बोला, हाँ मेजर आसिम आपसे पूछ रहे थे, शायद कोई चीज़ थी आपकी उनके पास। नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा, खुदा हाफिज़ और एक दफ़ा फिर शुक्रिया। वो बात काट कर हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे से अंदर चढ़ने लगी। मेजर बिलाल ने अब कदरे उलझ कर कुछ कहना चाहा, शायद इसे कोई उलझन थी, मगर परीशे को इल्म था कि वो कोई कीमती शय छोड़े नहीं जा रही थी। जो वो खो चुकी थी, इसके बाद अगर कुछ रह भी गया था तो इसे परवाह नहीं थी। वो अंदर बैठ गई। कर्नल फारूक तैयार ही थे, सो दरवाज़ा बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद होने लगा। इसने हेडफोन कानों पर चढ़ा लिए। शोर निस्बतन कम हुआ। वो खिड़की के पार छोटे होते गिलगित और दूर नज़र आते पहाड़ों को देखने लगी, जिनके दरमियान वो तमकनत और गुरूर से पर्वतों की देवी खड़ी थी। थैंक यू राकापोशी। इसने चमकती दीवार को किस बात का शुक्रिया अदा किया वो खुद भी नहीं जानती थी। दूर दूर तक फैले ये वो पहाड़ थे जिनकी पेशानियाँ आसमान झुक कर चूम रहा था। वो वाकई अजीम पहाड़ थे और इनके दरमियान में कराक्रम का ताज महल खड़ा था, जिसने सफ़ेद मरमरी दीवारों पर मोहब्बत की खामोश दास्तान लिखी थी। वो बिलाशुबा आगरा के ताज महल से ज़्यादा सफ़ेद और हसीन था। इसने एक आखिरी नज़र कराक्रम के कोखसारों पर डाली। अलविदा कराक्रम, अलविदा हमालिया। मुझे तुम अजीम चोटियों की कसम, मैं ज़िंदगी में फिर कभी तुम जालिम पहाड़ों में नहीं आऊँगी। इसने सीट की पुश्त से सर टिका कर आँखें मूंद लीं। कितने दिनों बाद आज इसकी कमर के पीछे बर्फ़ नहीं थी। तो ये था मेरी कहानी का इख्तिताम। आखिर इस मोड़ पर आकर कराक्रम की परी और कोह पैमा की कहानी बिलाखिर ख़त्म हो ही गई। वो बंद आँखों से बेहद अफसुर्दगी से मुस्कुराई। लेकिन कराक्रम की परी और कोपेक माँ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है, कभी दिलसोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कस्मों से, मगर ये हार जाती है। कभी ये फूल जैसी है, कभी ये धूल जैसी है, कभी ये चाँद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है, कभी मसरूर करती है, कभी ये रोक देती है, किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है,
کبھی لے پار جاتی ہے کبھی یہ مار جاتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے۔ اسلام آباد واپسی پر اسے ہر اس بندے سے لیکچر ملا جس کی اس نے توقع کی تھی، پھپھو، ندا، آپا، ماموں، ممانی اور سب سے بڑھ کر سیف سے۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہاری زندگی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ وہ کتنی ہی دیر بولتا رہا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے اور کو پیمائی کے نقصانات بتاتا رہا، مگر جس طرح وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ آخر اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ پریشے نے سر اٹھایا، اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی عام ہے یا میں آپ کی زندگی ہوں؟ سیف کچھ نہ بول سکا۔ اگر آپ کا لیکچر ختم ہو چکا ہے تو میں جاؤں؟ پریشے، تم آئندہ تم پہاڑوں کا نام نہیں لوگی، کلائمبنگ جیسی فضول سپورٹ میں حصہ نہیں لوگی، میری ہر ای میل کا جواب دو گی، یہی نا؟ تو یہ میں باتیں سن چکی ہوں، جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میز پر رکھے کاغذ فائل میں جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف اتنا بیوقوف نہ تھا کہ اس کا سرد مہر رویہ نوٹ نہ کرتا، مگر وہ اس سب کو اس کی دوست کے مرنے کے باعث اپسیٹ ہونا سمجھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پرس کندھے پر اور اوور آل بازوؤں پر ڈال کر باہر چلی آئی۔ وہ اسپتال جا رہی تھی، گزشتہ روز ہی اس نے پمس جوائن کیا تھا۔ پاپا آج صبح ہی واپس پہنچے تھے۔ یہ پریشے کو بعد میں علم ہوا کہ پاپا کو سارے معاملے کی مکمل خبر تھی، مگر جانے کیوں شاید ارسا کی موت کے باعث انہوں نے پریشے کی ذہنی حالت محسوس کرتے ہوئے کچھ نہ پوچھا، کوئی باس پرس نہیں کی، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی۔ اخبار میں یقیناً انہوں نے تمام خبر پڑھ لی تھی۔ مایا ناز ترک کلائمبر افق ارسلان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا یا اہمیت نہ دی، جیسے وہ خود 1 ماہ پہلے تک کئی دفعہ کلائمبنگ میگزین اور سپورٹ میگزین میں افق ارسلان کا نام پڑھنے کے بعد اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ پاپا اس کے معاملے میں بہت حساس تھے، مگر چونکہ وہ بالکل ٹھیک واپس آ گئی تھی اسی لیے انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ وہ زندگی بھر کبھی اتنی خاموش اور الگ تھلگ نہیں رہی تھی جتنی ان دنوں رہنے لگی تھی۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی پریشے ہے جو 5 اگست کو ہنزا گئی تھی۔ اس کی گوری رنگت ماند پڑ چکی تھی اور وزن میں 20-22 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سب کو یہ بات نظر آئی تھی، مگر کسی کو وہ نظر نہیں آیا تھا جو اسے اصل میں ہوا تھا، وہ بیماری جو اسے دراصل لاحق ہوئی تھی۔ پریشے جہاں-زیب کو عشق ہو گیا تھا۔ منگل 6 ستمبر سن 2005۔ اس روز ندا آپا آئیں تو اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں، کسی اور وجہ سے یا شاید یوم دفاع کی چھٹی کے باعث سیف گھر پر ہی تھا۔ اسے ندا آپا کے ہمراہ آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص سی چمک آ گئی جس سے پریشے کو نفرت تھی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر مسکرایا۔ پریشے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیف، آپ کو نہیں لگتا کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کو مجھے پورے نام سے پکارنا چاہیے؟ اس کی بات پر سیف ہنس پڑا، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ شیور آپا، آپ بھی سن لیں، آئندہ پریشے کو پری نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے سیف کو دیکھتی رہی جیسے اسے اس مذاق پر ہنسی نہیں آئی۔ او پری آئی ہے، پھپھو بھی کمرے سے باہر نکل آئی، آج تو فریش لگ رہی ہو۔ جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپ اندر سے بری کے جوڑے والے شاپرز اور ڈبے اٹھا لائیں۔ سیفی بتا رہا تھا تم نے پمز میں جاب شروع کر دی ہے؟ جی پھپھو۔ کب سے جا رہی ہو؟ چند دن ہوئے ہیں۔ اسے اب اپنی اس تفتیش سے الجھن ہو رہی تھی۔ خیر سے، اور کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سیف کو دیکھا، وہ بہت دھیان سے اس سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاں، یہ اچھی ہے۔ ویسے بیٹا، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی شانہ بشانہ کام کرے، آخر کو شوہر بھی تو اس کے لیے کماتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا وہ شادی کے بعد بھی ملازمت کرتی رہے گی، اور نہیں تو کیا۔ اچھا پری، یہ دیکھو، یہ جناس اوپر سے فرنچ ویلویٹ کا لے کر آئی ہوں، پورے 5000 کا ہے۔ انہوں نے نیوی بلیو ویلویٹ پر فروزی ستاروں والا دوپٹہ سامنے پھیلایا۔ وہ غیر دلچسپی اور قدرے بے توجہی سے وہ سارا سامان دیکھتی رہی۔ سیف بھی ساتھ بیٹھا کپڑوں کے بارے میں، دکانداروں کی بے ایمانی کے بارے میں مسلسل تبصرہ کر رہا تھا، جیسے عموماً عورتیں کرتی ہیں۔ اس نے کلاس بدل لی تھی، لیکن اس کلاس میں رہنے کا سلیقہ اسے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دفتن اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر روشن سکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک غیر شناسا نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا میں آپ کو اس ٹائم کال کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں؟ میسج رومن اردو میں تھا تاکہ لکھنے والی کی جنس واضح ہو۔ اس نے کوفت سے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔
जब से मोबाइल कंपनियों ने नर्ख सस्ते किए थे, ऐसे मैसेजेस और गैर शनासा नंबर से कॉल्स आती रहती थीं। दुनिया जहां के फारिग और लोफर लड़के ऐसे काम करके लड़कियों से दोस्ती करके ख्वाहिशमंद रहते थे। इसने हु आर यू लिख कर जवाब भी नहीं दिया और मोबाइल रख दिया। किसका मैसेज था? सैफ ने फ़ौरन पूछा। पापा का। इसने ये कहने से एतराज़ किया कि किसी के SMS के मुतल्लिक पूछना नहायत ही गैर इखलाकी हरकत है। अच्छा ये वाला देखो, ये ब्रीज़े का है। उन्होंने बाजू पर एक और हल्का सा ग्रीन कपड़ा फैलाया। वो हूँ अच्छा है कहकर खामोश हो गई। इसी असना में रोशनान और सनी जाने कहाँ से वारिद हो गए। मामा देखें, सैफी मामू हमारे लिए मोनोपली लाए हैं। रोशान मोनोपली का गत्ता इसके कार्ड्स और गोट माँ को दिखाने लगा। भला इतने छोटे बच्चे ये गेम खेलेंगे? निदा आपा ने कहा। प्रीशु को बेख्तियार कुछ याद आया। रात की तारीकी, जलते अलाव से उड़कर फ़ज़ा में गुम होती चिंगाड़ियाँ, लकड़ियों के चटकने की आवाज़, माहू ढूंढ के खामोश पानियों पर चढ़ी चांदनी की तह, दूर दूर तक फैला हुआ सब्ज़ाज़ार। इसने सर झटका। इसको मज़ीद वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। वो उठ खड़ी हुई। मेरा ड्यूटी टाइम है, डॉक्टर वास्ती बहुत खफा होंगे, मुझे जाना होगा। बहाना इसे सूझ गया था। पीर 12 सितंबर सन 2005। ज्वेलरी शॉप का शीशे का दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई। सैफ इसके अकब में था। वो बहुत एतमाद से चलती शोकेस के सामने सीटों की लंबी कतार में से एक कुर्सी खींच कर टांग पे टांग रख कर बैठ गई। सामने बैठा सेल्समैन प्रोफेशनल खुश अखलाकी से इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। जी मैडम। सेल्समैन की पीछे वाली दीवार शीशे से ढकी हुई थी। चमकती हुई शीशे की दीवार, चमकती दीवार। इसे कुछ याद आया। इसने सर झटका और आईने में अपने ऊपर एक निगाह डाली। लंबे और सीधे बालों को आधा बांध कर इसने कैचर लगाया हुआ था। कीमती पत्थरों से मज़य्यन कैचर, जिसका 2 रंग का पत्थर ढीला था। कैचर से चंद लिटें निकल कर इसके गालों को छू रही थीं। चंद दिनों से खाने पीने की एहतियात के बायस इसका चेहरा आज खासा तरोताज़ा और गाल कदरे भरे भरे लग रहे थे। सैफ इसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसको देखकर दूर बैठा उदेड़ उमर सुनार लिपक कर इसकी तरफ आया। जी सेठ साहब, कोई यूनिक चीज़ दिखाएं हमारे होने वाली दुल्हन को शादी के दिन पहनने के लिए। इसको सैफ का मुतारफ़ कराने का अंदाज जहर लगा था, मगर वो खामोश रही। सुनार सेठ झट सा मखमली डब्बों में सजे चमकते धमकते सोने के सेट शोकेस पर रखने लगा। दूसरा लड़का इसकी मदद कर रहा था। परीशे एक एक करके हर सेट को मुस्तरद करती रही। इसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो पापा और फुप्पू ने कहा था कि वो सैफ के साथ अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर आए, तो वो चली आई। सैफ ने बहुत से डब्बे खुलवा लिए। वो ज्वेलर्स को अच्छी तरह से जानता था। यकीनन वो पहले यहाँ आता रहता था। निदा आपा की शादी को अरसा गुजर चुका था जब इनकी शादी हुई थी। तब सैफ इतने महंगे ज्वेलर्स को अफोर्ड करने के काबिल नहीं था। यकीनन वो पिछले चंद बरसों में यहाँ आता रहा था, जाने कितनी औरतों को जेवरात दिलवाने। शायद इसलिए इसने दुकानदार पर वाज़ेह किया था कि वो लड़की इसकी होने वाली बीवी है, सो वो मोहतात रहे। एक लम्हे को भी इसका दिल नहीं चाहा था कि वो ज्वेलर से सैफ के चक्रों के मुतालिक पूछे। इसे सैफ और इसकी अफेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर पापा जानते बूझते अपनी आंखें बंद कर रहे थे, तो वो भी अपनी आंखें और दिल कब की बंद कर चुकी थी। ये फ़िरोज़ी पत्थरों वाला तो बहुत खूबसूरत है, ये ले लो। इसे कुछ याद आया है। इसने बालों पर लगा कैचर उतारा। स्याह आबशार कमर और चेहरे की तरफ में गिरती चली गई। आपके पास इस तरह का कोई दूसरा पत्थर होगा, या आप इस पत्थर को जोड़ दें, ये ढीला है और किसी भी लम्हे उखड़ जाएगा। प्रीशे ने कैचर शोकेस पर रखते हुए 2 रंगे पत्थर की जानिब इशारा किया। ये बिल्कुल गिरने वाला है। इस कैचर को फेंक दो, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। सैफ ने लापरवाही से कैचर उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहा। किसी चीते की तेज़ी से परी ने झपट कर इसके हाथ से कैचर झपटा। हाथ मत लगाएं इसे, ये बहुत कीमती है, समझे आप? किसी मताए अजीज़ की तरह इसे मुट्ठी में बंद किए परीशे ने सैफ को गुस्सीली निगाहों से देखा। वो इसके रद्द-ए-अमल पर शिश्तर रह गया। परीशे, तुम? इसने आहिस्ता आवाज़ में कुछ कहना चाहा। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, आपको आना है तो आप आ जाए, नहीं तो मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। बालों को पूरी तरह कैचर में जकड़ कर उठ खड़ी हुई और खट खट चलती ग्लास डोर धकेल कर बाहर निकल गई। सैफ ज्वेलर से मुआज़रत करता कुछ हैरान, कुछ दबे दबे गुस्से के साथ इसके पीछे बाहर निकल आया। ज्वेलर ने इस्तेहज़ाई अंदाज में सर झटक कर साथ वाले लड़के को बताया, बेगम साहिबा शादी पर खुश नहीं है। लड़का दांत नकोसने लगा। ज्वेलर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और रजिस्टर पर झुक गया।
जबकि लड़का शोकेस पर रखे जेवरात के मखमली डब्बे बंद करने लगा। मंगल 13 सितंबर सन 2005। वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओवरऑल बाजू पर लपेटा, स्टेथोस्कोप पॉकेट में घसेड़ा, जल्दी जल्दी जूतों की स्ट्रिप्स बंद की, बालों को इसी तरह स्केचर में जकड़ा और पर्स कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। गाड़ी की जानब बढ़ते हुए इसने निशा को गेट से अंदर आते हुए देखा। तुम हॉस्पिटल जा रही हो? उसकी तैयारी और उजलत भरे अंदाज को दूर ही से पहचान गई थी। हाँ कहो, कोई काम है? वो गाड़ी का लॉक खोलते हुए खड़ी हो गई। मैडम, आपके जहेज़ की शॉपिंग करनी है, आपको मम्मी बुला रही हैं। ओहो निशा, मामी की चॉइस बहुत अच्छी है, वो खुद कर लेंगी ना, तुम इनकी हेल्प करा देना। तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का इल्म तो है, मगर अभी हम जूते लेने जा रहे हैं, वो तुम्हें ही लेने होंगे। हाँ, इधर इस्लामाबाद पिंडी से कहाँ अच्छे जूते मिलते हैं, और मेरे पास बहुत जूते हैं, छोड़ो रहने दो, मुझे देर हो रही है। इसने फिक्रमंदी से घड़ी देखी। बेवकूफ़ लेने तो पड़ेंगे, आखिर को शादी है तुम्हारी। इसके चेहरे से साया सा गुजर गया। दरवाजे के हैंडल पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। परी वो इसके करीब चली आई। अगर फैसला कर लिया था तो कंप्रोमाइज़ करना भी सीखो। सैफ भाई जैसे भी हैं इन्हें कबूल करो और दिल से करो। दिल? एक फीकी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। दिल तो दूर कहीं कराक्रम के पहाड़ों में रह गया है। अब तो याद भी नहीं कि किस जगह खोया था इसे, माहूढुंड की झील में या दुमानी की धुंध में। कोई फ़ोन, कोई ख़त, कोई राब्ता नहीं किया इसने। वो जानती थी निशा किसकी बात कर रही थी। नहीं, इसको फ़ोन नंबर दिया कब था? ईमेल। अहमद दोरा की वाइफ की कॉल आई थी, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तुर्की के बासियों से कोई राब्ता नहीं रखना। वो सर झुटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ के और दरवाज़ा बंद कर लिया। खुले शीशे के इस पार निशा खिड़की पर झुकी। परीशे ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। खुश रहा करो परी, वरना लोग सब जान जाएंगे। जानने दो। इसने इग्निशन में चाबी घुमाई। गाड़ी के इंजन में हरकत हुई। निशा खिड़की से हट गई। वो पीछे देखते हुए गाड़ी बाहर निकालने लगी। हाथ की लकीरों में क्या तलाश करते हो? इन फजूल बातों में किस लिए उलझते हो? जिनको मिलना होता है बिन लकीर देखे ही ज़िंदगी के रस्तों पर साथ साथ चलता है, फिर कहाँ बिछड़ता है। जो नहीं मुकद्दर में कब हमें वो मिलता है, कब वो साथ चलता है। हाथ की लकीरों में क्या तलाश करते हो। ये इसी शाम की बात है जब इसे हॉस्पिटल में फ़ोन करके नहायत बदहवासी के आलम में वहीद ने बताया कि जहांज़ेब साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे और अभी गाड़ी से निकले ही थे कि उनकी हालत बिगड़ गई। वो अपने सारे काम छोड़कर भागम भाग घर पहुंची, मगर जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, ममानी और निशा पहले से वहाँ मौजूद थी और पापा वो काफ़ी देर हुई जा चुके थे। उन्होंने इसके पहुँचने का, इसकी आखिरी बार मिलने का इंतज़ार भी नहीं किया था। इसे नहीं मालूम वो कितने दिन बग़ैर खाए पिए रोती रही। इसके गम बहुत थे। वो किस किस का मातम करती। अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत को इसने जिस शख्स के लिए छोड़ा था, वो इसे छोड़कर भरी दुनिया में तन्हा करके जा चुका था। वक्त एक दफ़ा फिर 6 बरस पीछे चला गया था। तब भी यूं ही लोगों ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया था। खोखले दिलासे और झूठी तसल्लियाँ आज भी इसे यही मिल रही थीं। इसने बहुत से लोगों को पापा की मैयत के सरहाने बयान करते देखा था। इनमें निदा आपी भी थीं और फुप्पू भी। वो बेतासर भीगी निगाहों से सबको देखती रही। वो इन सब को अंदर बाहर से जानती थी। इनके आंसुओं की हकीकत को समझती थी और ये भी जानती थी अगर किसी को इस भरी दुनिया में पापा की खुशी और दुखों का ख्याल था तो वो सिर्फ वो खुद थी। इसकी ज़िंदगी में 2 ही मर्द थे, एक पापा और एक उफ़क़ अरसलान। एक पहले छोड़ गया था, दूसरे ने अब छोड़ दिया था और वो फिर से अकेली रह गई थी। वक्त का काम है गुज़रना और वो तो गुज़र ही जाता है। रोकर नहीं तो हंसकर नहीं तो रोकर, भला वक्त कब एक सा रहता है। सो परीशे जहांज़ेब की ज़िंदगी में भी वक्त गुज़र रहा था। चंद दिन इसने बहुत मातम किया। इसे लगता था अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, मगर फिर गुज़रते दिनों के साथ इसने ख़ुद को संभाल ही लिया। हाँ, अब वो वहाँ से फिर कमज़ोर होती चली जा रही थी। हंसना बोलना इसने तर्क करके ख़ुद को ज़िंदगी के बहते धारे पर छोड़ दिया था। अब इस इतने बड़े वीरान बंगले में रहकर वो क्या करती। सो शादी तक जो जहांज़ेब साहब की वफ़ात के बायस फ़िलहाल मुलतवी हो चुकी थी, इसने मामू की तरफ रहने का फ़ैसला किया। वैसे भी मामू अब इसे अकेले कहाँ रहने देने थे। वो इसके कहने के कबल ही इसे अपने साथ अपने घर ले आए। चंद दिन तो खामोशी से कमरे में बंद रहकर इसने बिता दिए,
پھر اس روز نشا اس کے پاس آئی اور سمجھانے لگی، زندگی میں غم آتے رہتے ہیں، یہ غم اتنا بڑا ہے کہ میں تمہیں صبر کرنے کو تو نہیں کہوں گی، مگر تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، میری بات مانو تو ہسپتال پھر سے جوائن کر لو۔ ہاں یہی سوچ رہی تھی، مصروف رہوں گی تو شاید صبر آ ہی جائے۔ وہ زبردستی مسکرائی، پر یہ اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ نشا بہت آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، جو کچھ جیسے ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہونے دو۔ نشا مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، پاپا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، اس لیے مجھے مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا، مجھے سیف قبول ہے۔ اس کے کہنے سے قبل ہی اس کا مطلب سمجھ کر پریشا نے کہا۔ نشان احتجاجاً کچھ کہنے لگی تھی، مگر پھر مصلحتاً اس قصے کو کچھ عرصے تک پس پش ڈالنے کا سوچ کر رک گئی۔ پریشا خود بھی ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے اسپتال جانا شروع کر دیا۔ حالات اب دوبارہ معمول پر آنے لگے تھے۔ اسے لاشعوری طور پر انتظار تھا کہ نشا پھر سے اس بارے میں کوئی بات کرے گی، مگر اس روز کے بعد نشا نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ماموں ممانی اور نشا کی محبتوں کے قرض اٹھائے، اس نے خود کو زندگی کے جھمیلوں میں گم کر لیا۔ شاید اسے صبر آ گیا تھا، یا شاید اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ جمعہ 30 ستمبر سن 2005۔ وہ اسپتال میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے والی کرسی پر ایک معمر عورت اور ساتھ ایک نوعمر لڑکی نشست سنبھالے منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے، تیزی سے پیڈ پر قلم چلائے کچھ لکھ رہی تھی۔ کیچر سے نکلی چند لٹیں اس کے ماتھے سے لٹک کر کاغذ کو چھو رہی تھیں۔ نسخہ لکھ کر وہ سیدھی ہوئی، کاغذ پیڈ سے پھاڑا اور بغیر طے کیے معمر خاتون کی جنم بڑھا دیا۔ بچے کی خوراک کا خیال رکھیے گا، یہ تو ویسے بھی بہت کم عمر ہے، اب گھر جا کر اسے کام وغیرہ نہیں کروانا آپ نے۔ بوڑھی عورت نسخہ تھام کر شکریہ ادا کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہمی ہوئی لڑکی نے اس کی تقلید کی۔ اس نے سیاہ چادر کا کونا چہرے کے گرد پھیلا کر انگلیوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں پر مہندی کے مدھم بیل بوٹے نمایاں تھے، کلائی میں سستا سا زیور بھی تھا۔ پریشا نے اپنی سونی کلائیاں اور مرمری ہاتھوں کو دیکھا۔ چند ماہ گزر جائیں پھر ان پر بھی مہندی لگی ہوگی، ان کلائیوں میں بھی کسی نام کا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دفتراً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے فون کان سے لگا کر مصروف سے انداز میں ہیلو کہا۔ ڈاکٹر پریشا جہاں زیب بات کر رہی ہیں جی؟ مردانہ آواز غیر شناسا تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا۔ پنڈی اسلام آباد کے کوٹ کا سرکاری نمبر تھا۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ میں رائزنگ پاکستان سے بات کر رہا ہوں، ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری جانب کوئی پروڈیوسر صاحب تھے۔ اچھا، مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو ابھی چند ہفتے قبل راکا پوشی سے آرمی نے ریسکیو۔ سوری، مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا، وہ رکھائی سے کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ فائل پر جھک گئی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھا، وہی 9 سے شروع ہونے والا سرکاری نمبر تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا۔ رانگ نمبر، میں وہ پریشا جہاں زیب نہیں ہوں، بائے۔ اس نے درستی سے بات کاٹ کر فون رکھ دیا۔ فوراً ایک گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ اس نے دیکھا بھی نہیں کہ اس پر اسکرین پر جگمگاتا نمبر کوئی سیلولر نمبر تھا اور تیزی سے فون کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر پریشا جہاں زیب، لہجہ بھاری اور روبدار تھا۔ جی اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو اتنا شدید غصہ چڑھا تھا کہ اس سے مختلف آواز اور لب و لہجہ بھی نوٹ نہیں کیا۔ میم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو راکا پوشی سے پاک آرمی نے گناہ کر دیا تھا۔ پاک آرمی نے مجھے ریسکیو کر کے، میں معافی چاہتی ہوں کہ میں بچ کر زمین پر واپس آ گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اگلی دفعہ زندہ بچ کر آنے والی غلطی نہیں کروں گی، اب مجھے کال مت کیجیے گا۔ کھری کھری سنا کر اس نے کال منقطع کی، پھر موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں ابھی تک۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی نگاہ میز پر رکھے کیلنڈر پر پڑی، جو اسے سعید بک بینک سے کتابوں کی خریداری پر مفت ملا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بجنے کو تھے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی، سو کیلنڈر کا صفحہ پلٹ کر وقت کو 4 گھنٹے پہلے اکتوبر پر لا کھڑا کیا۔ اکتوبر کے صفحے پر تاریخوں سے اس طرف دیار کے درختوں کے جھنڈ کے اس پار راکا پوشی کھڑا تھا۔ اس کی چوٹی دھند میں لپٹی تھی،
जो चीज़ें वो भूल जाना चाहती थी, जाने क्यों बार बार इसके रास्ते में किसी डरावनी काली बिल्ली की तरह काट जाती थीं। इसने कैलेंडर उठाकर मेज़ की दराज में रख दिया और कुर्सी पीछे को धकेल कर खड़ी हो गई। इसका मोबाइल अभी तक ऑफ था। सामईन, आज अभी हमने 12वीं चोटी पढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि मुझे आपकी पसंद और नापसंद का अंदाज़ा हो सके और साथ ही साथ मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो सके कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी तसहीह कर सकूं, उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकूं, क्योंकि आपकी पसंद और आपकी राय मेरे लिए बेइंतहा ही मकाम रखती है। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी अपने ज़ाती लिखे गए नावल जो कि आजकल मैं तलीक़ के नाम से आपके सामने पेश कर रही हूँ, उस पर भी अपनी राय का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।